हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज एक हफ्ते के बाद हम क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन की काफी क्लासेस कर ली हैं। कुछ हेल्थ इशू होने के कारण लगभग एक हफ्ते क्लासेस बंद रही या मैं आपका प्रैक्टिस सेशन में नहीं करवा पाई। लेकिन अब मैं जो है ट्राई करूंगी कि आपकी क्लासेस जो है हर दूसरे दिन या लगातार हो पाए। ठीक है। अब तक हम और आप लोगों ने मिल करके 15 से 16 सेशन आई थिंक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। आज उसी क्रम में मेरी अगली क्लासेस है। तो चलिए, अब तक तो इतना लेट हो ही गया बेटा, और लेट ना करते हुए हम और आप मिल करके आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो मैं लोग हमारी जो है संस्था से या हमारे सब्जेक्ट से और हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो दिए गए स्क्रीन के नंबर पे कांटेक्ट करके यहाँ पर जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस चलती है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप वीडियो देखा करें तो पूरा देखा करें। इसके साथ साथ अगर यूजफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किया करें। ठीक है। चलिए, इसी इंफॉर्मेशन के साथ आगे अपने जो है कंटेंट को या अपने जो प्रैक्टिस सेशन की क्लासेज हैं उसको हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, फूड न्यूट्रिशन के जो है पॉइंट से बहुत ही जो क्वेश्चन लिया गया है बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि न्यूट्रिशन का जो एक यूनिट है फूड प्रिजर्वेशन एंड सेफ्टी का, ठीक है, खाद्य संरक्षण और सुरक्षा का जो पूरी यूनिट है वहां का ये क्वेश्चन है। और आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के थ्रू कि खाद्य सेवा में 3E, ठीक है, अर्थात जो 3E होता है फूड सर्विस में, उस 3E की सुरक्षा है। पहला है एम्पावरमेंट, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है इन्फोर्समेंट, और जो चौथा ऑप्शन हमारे और आपके सामने है वो कौन सा है, एस्टेब्लिशमेंट। ठीक बेटा, अर्थात इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फूड सर्विस में उपयोग की जाने वाली 3E, ठीक है, 3E का पार्ट है या भाग बनाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बेटा, देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि क्वेश्चन के रूट को पकड़े। ठीक है, ब्रांच पकड़ने से कुछ नहीं होगा बेटा। ब्रांच पकड़ोगे, आपने एक क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन का आपने ऑप्शन लिया, आपने टिक कर दिया, हाँ इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही। इससे कुछ होने वाला नहीं है। होगा कब, आपको बेनिफिट्स कब मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन के, जब आप चारों ऑप्शन को सॉल्व करोगे और इसके साथ साथ वो क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से, सॉरी किस ब्रांच से लिया गया है, किस यूनिट से लिया गया है, ठीक है, ये सब जानकारी जब आप एक क्वेश्चन के थ्रू इकट्ठा कर लेते हो तो उसका आपको लाभ मिलता है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है बेटा, 3E पूछा जा रहा है, किसकी, तो कहेंगे मैम फूड सर्विस की। ठीक है, किसकी, कहेंगे मैम फूड सर्विस की 3E पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो खाद्य सेवा में, खाद्य सेवा सुरक्षा में, फूड सर्विस सेफ्टी में 3E होता है। ठीक है, फूड सेफ्टी जो है, फूड सर्विस सेफ्टी में जो 3E होता है बेटा, वो होता क्या है और फूड सेफ्टी किसे कहेंगे, है ना, खाद्य सुरक्षा किसे कहेंगे, पहले हम इसके बारे में ही जान लेते हैं। तो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है ना, खाद्य सुरक्षा किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे कि मैम खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य होता है कि वह सभी कंडीशन, है ना, वह सभी कंडीशन, वह सभी स्थितियां, वह सभी स्थितियां हुई, सभी परिस्थितियां हुई, ठीक है बेटा, सभी स्थितियां हुई, सभी परिस्थितियां हुई जो हमें, सभी स्थितियां जो हमें खाद्य पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को संदूषित होने से, संदूषित मतलब क्या, तो कहेंगे मैम कंटामिनेट होने से या कंटामिनेशन से, ठीक है, संदूषित होने से तथा खाद्य जनित, तथा खाद्य जनित बीमारियों से बचाने हेतु, से बचाने हेतु उपयोग में लाई जाए, उसे क्या कहेंगे, उसे खाद्य सुरक्षा कहेंगे। ठीक है,
वह सभी कंडीशन, वह सभी सिचुएशन, वह सभी स्थितियां जो खाद्य पदार्थों को कंटामिनेशन और जो फूड बॉर्न डिजीज होती है उससे बचाने के लिए उपयोग में लाई जाए, उसे क्या कहेंगे बेटा? उसे हम कहेंगे खाद्य सुरक्षा। ठीक है, जो चाहे वो कोई पैरामीटर्स हो सकते हैं, FSSAI के द्वारा चलाया गया है ना, या कोई मानदंड हो सकता है, या कोई रूल एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं। तो सभी कंडीशन, सभी परिस्थितियां जो कंटामिनेशन को रोके, यानी कि फूड बॉर्न कंटामिनेशन को रोके, फूड बॉर्न डिजीज को रोके, वो क्या कहलाएगी? खाद्य सुरक्षा कहलाती है। ठीक बेटा, खाद्य सुरक्षा कहलाती है। और क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था कि खाद्य सुरक्षा में 3E, ठीक है, 3E के बारे में पूछ रहा था कि कौन सा चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3E को संदर्भित करता है। तो खाद्य सुरक्षा में, खाद्य सेवा सुरक्षा में जो 3E होते हैं बेटा, वो 3E कौन कौन से होंगे? तो कहेंगे मैम जो पहला E होता है उसे कहते हैं एजुकेशन। ठीक, कौन सा एजुकेशन? तो कहेंगे मैम सेफ्टी एजुकेशन। ठीक है, कौन सा? सेफ्टी एजुकेशन। दूसरा क्या होता है? इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या होता है? कहेंगे मैम इंजीनियरिंग होता है। कौन सी इंजीनियरिंग? तो कहेंगे मैम सेफ्टी इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी कि ऐसे टूल्स को हम विकसित कर लें, ऐसे यांत्रिकी को हम विकसित कर दें जिससे हमारे फूड कंटामिनेशन को रोका जा सके। तीसरी ई क्या है? तो कहेंगे मैम जो तीसरी ई होती है उसे कहते हैं इनफोर्समेंट। क्या कहते हैं? इनफोर्समेंट। ठीक है, ये 3E जो होती है बेटा, ये हमारे खाद्य सुरक्षा, खाद्य सेवा सुरक्षा में उपयोग में लाई जाती है। और क्वेश्चन यहीं से बना है। पूछा क्या जा रहा है हमारे क्वेश्चन में कि कौन खाद्य सेवा में 3A की सुरक्षा में कौन सा है? ठीक है, इंपावरमेंट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, इंपावरमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा क्या कह रहा है? एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। ये दोनों जो है प्रबंधन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? प्रबंधन में उपयोग किए जाते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास है इनफोर्समेंट। तो अभी मैंने आपको बताया जो 3E का एजुकेशन, इंजीनियरिंग और इनफोर्समेंट यानी सेफ्टी से संबंधित शिक्षा, खाद्य सुरक्षा से संबंधित यांत्रिकी और खाद्य सुरक्षा से संबंधित क्या जो इनफोर्समेंट है बेटा, यानी कि खाद्य पदार्थों में जो चीजें कम हो जाएं फूड प्रोसेसिंग के दौरान या हो ही ना, उनको क्या करें? अलग से जोड़ने की प्रक्रिया जो होगी वो इनफोर्समेंट कहलाती है। तो खाद्य सेवा में 3A की जो सुरक्षा है, इन चारों ऑप्शन में से इनफोर्समेंट सही माने जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर C वाला माना जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा वहीं से लिया गया है। क्वेश्चन है इन्वेंट्री विधि मानती है कि महीने के दौरान स्टॉक में रोटेट किया गया है। रोटेट मतलब पुनरावृत्ति। ठीक बेटा, रोटेट किया गया है। पहला है फीफो, दूसरा है लिफो, तीसरा नवीनतम खरीद मूल्य और जो चौथा ऑप्शन है भारित औसत खरीद मूल्य। बेटा ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज कलेक्ट किए हैं ये सभी क्वेश्चन आने वाले UGC नेट की जो परीक्षा होम साइंस से संबंधित है उसमें संभावित क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्टली जो हमारे UGC है उसी के पैटर्न बेस पे ही क्वेश्चन बनाए गए हैं, मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ठीक बेटा, इन्वेंट्री विधि क्या है? ठीक, और ये प्रयोग कहाँ लाई जाती है? तो जो इन्वेंट्री विधि होती है बेटा ना, वो कहाँ प्रयोग में लाई जाती है? कहेंगे मैम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में उपयोग में लाई जाती है, इन्वेंट्री प्रबंधन में उपयोग में लाई जाती है। कह क्या रहा है कि जो सूची प्रबंधन होता है, यानी इन्वेंट्री प्रबंधन होता है, सूची प्रबंधन जिसे हम कहते हैं, उसमें पूरे महीने, ठीक है, पूरे महीने के दौरान स्टॉक को जो रोटेट किया जाता है वो किस विधि के माध्यम से किया जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जो पहला ऑप्शन है बेटा उसमें क्या है? फीफो। फीफो का पूरा नाम क्या होता है? तो कहते हैं फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट ये इसका पूरा नाम होता है। यानी कि जो हमारा भंडार गृह है, ठीक है, जो हमारा
भंडार गृह है उसमें सबसे पहले कौन चीजें रखी जाएंगी और सबसे पहले कौन चीजें वहां से निकाली जाएंगी। ठीक है। दूसरा है LIFO, लिफो जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि लास्ट इन और फर्स्ट आउट। ठीक है, यानी कि सबसे लास्ट में रखा जाएगा लेकिन सबसे पहले बाहर कर दिया जाएगा। अर्थात आपने देखा होगा जितने भी जो है हमारे राशन की दुकानें होती हैं जो मॉल्स टाइप में होती हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है जो चीजें एक्सपायरी डेट से पहले, ठीक है, उनके दाम में गिरावट कर दी जाती है, जो चीजें काफी दिन की हो जाती है। ठीक, तो लास्ट इन और फर्स्ट आउट जो होगा वो लिफो होगा, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट जो होगा वो फिफो होगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री विधि में जो महीने के दौरान स्टॉक को रोटेट किया जाता है बेटा, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे फीफो कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे फीफो, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्या कहा जाता है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट कहा जाता है। आगे बात करें कि आपको अंतिम और चौथा ऑप्शन दिख रहा होगा, भारत औसत खरीद मूल्य, इसे कहते हैं WAC। ठीक है, क्या कहते हैं, WAC, वेटेड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक NTA के द्वारा FIFO पूछा गया है, LIFO पूछा गया है, WAC नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट जो होता है वो भी इन्वेंट्री में उपयोग में लाया जाता है। ठीक बेटा, आगे बात करें तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो फीफो हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कैफेटेरिया के लिए किस प्रकार की खाद्य सेवा प्रोवाइड होगी की जाती है या लागू होगी। पहला कैफेटेरिया के लिए ट्रे सेवा, दूसरा पोर्टेबल सेवा, तीसरा वेटर और चौथा स्वयं यानी सेल्फ सर्विस। ठीक है, तो कैफेटेरिया क्या होता है, तो कैफेटेरिया जिसको हमारे यहाँ या भारत में हम कह सकते हैं, सामान्य भाषा में भारत में इसे कैंटीन कहा जाता है ना, कॉलेजों में होती है ना, स्कूलों में होती है। तो कैंटीन जिसे हम साधारण भाषा में कैंटीन कहते हैं उसे क्या कहा गया है, कैफेटेरिया। ठीक, तो कैफेटेरिया के लिए किस प्रकार की खाद्य सेवा लागू होती है, ट्रे सर्विस बिल्कुल भी नहीं, पोर्टेबल बिल्कुल भी नहीं, कौन सी कहेंगे मैम, स्वयं सेवा यानी कि सेल्फ सर्विस। ठीक, सेल्फ सर्विस जो होगी वो किसके लिए, तो कहेंगे मैम सेल्फ सर्विस जो होती है वो हमारे कैफेटेरिया के लिए लागू होती है। ट्रे सेवा तो कहेंगे मैम हवाई जहाज में या एरोप्लेन में। ठीक है, एरोप्लेन में कौन सी सर्विस आपको दी जाती है, तो कहेंगे मैम एरोप्लेन में ट्रे सेवा दी जाती है। वेटर सर्विस कहाँ दी जाती है, तो शादियों में। ठीक है, शादियों में या कह सकते हो रेस्टोरेंट में, अब तो शादियों में भी सेल्फ सर्विस होती है, या रेस्टोरेंट में भी। ठीक है, रेस्टोरेंट में जो होता है वो वेटर सर्विस होती है, वहां पर सेल्फ सर्विस बहुत कम ही देखने को मिलती है। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से कैफेटेरिया के लिए जो खाद्य सेवा लागू होगी वो कौन सी होगी, सेल्फ सर्विस होती है, अर्थात हम स्वयं जाते हैं काउंटर तक और वहां पे करके अपने खाद्य पदार्थों को लेकर के अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन सा खाना पकाने का उद्देश्य नहीं है, अर्थात 4 उद्देश्य आपके सामने दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा उद्देश्य खाना को कुक करने का, खाना को पकाने का नहीं है, यानी कि जो भी हम खाना पकाते हैं उस खाने को पकाने का हमारा उद्देश्य क्या नहीं है। पहला है स्वाद बढ़ाना, तो बिल्कुल आपको पता है कि खाना जो पकाया जाता है उसका सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि हम क्या करें, टेस्ट को इनहेंस कर दें। ठीक है, नहीं तो हम क्या कच्चा खा सकते हैं, है ना। पहले आज मानो लोग कच्चा खाते थे तो उनको भुना हुआ मांस अच्छा लगने लगा, तो टेस्ट को क्या करने के लिए, टेस्ट को बढ़ाने के लिए, स्वाद को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, खाना पकाकर खाना शुरू कर दिया। अगला है टेक्सचर विकसित करने के लिए, बिल्कुल आपने पढ़ा है, हम सब जानते हैं कि स्टार्च कैसा होता है, स्टार्च कड़ा होता है। जब इसको हम गर्म पानी से अभिक्रिया करवाते हैं या इसको हम उबालते हैं
तो स्टार्च के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म पानी से अभिक्रिया करने के पश्चात स्टार्च के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो नर्म हो जाते हैं और नरम होकर के विखंडित हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हम जो खाना पकाते हैं वो टेक्सचर को विकसित करने के लिए पकाते हैं। अगला है हानिकारक जीवों को नष्ट करने के लिए। तो हम जानते हैं कि खाने को अगर हम सही तापमान पर कुक एंड चिल, आपने पढ़ी है, मैंने खुद पढ़ा है अपनी ऑफलाइन क्लासेस में। तो खाने को सही टेम्परेचर पर पका करके सही तापमान पर उसको ग्रहण कर लिया जाए तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाते, जिससे हम फूड बॉर्न डिजीज से बच जाते हैं। तो ये भी सही है, परंतु खाने को पकाने का हमारा उद्देश्य कभी भी मार्जिन या लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, हम खाने को इसलिए नहीं पकाते कि खाना पकाने के बाद वो खाना हमें क्या देगा, मार्जिन देगा या लाभ देगा। लाभ का मतलब यहाँ जो लाभ शब्द का अभिप्राय है बेटा वो व्यवसायिक क्षेत्रों में होने वाले मार्जिन या प्रॉफिट से संबंधित है। तो खाना पकाने का उद्देश्य कभी भी मार्जिन कमाना या लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि टेक्सचर इंप्रूव करना, टेस्ट इंप्रूव करना, ये हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस विधि का उपयोग कार्य सुधार अध्ययन के लिए नहीं है। ठीक है, कार्य सुधार अध्ययन के लिए कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्य सुधार अध्ययन होता क्या है ना। आप लोगों को मैंने पढ़ाया है वर्क सिंप्लीफिकेशन, है ना। क्या पढ़ाया है, वर्क सिंप्लीफिकेशन। क्या होता है वर्क सिंप्लीफिकेशन मैडम, तो हम बताते हैं बेटा, जो वर्क सिंप्लीफिकेशन होता है इसमें कार्यों को आसानी से या कह सकते हैं ऊर्जा और समय की बचत को देखते हुए संपन्न किया जाता है। कुछ ऐसी टेक्निक होती हैं जिनका उपयोग करके हम अपने शारीरिक ऊर्जा को बचा सकते हैं तथा जो अत्यधिक समय हमें घरेलू कार्यों में लगाना पड़ता है उसको हम बचा करके अपने लिए कुछ अलग हो, यानी कि उस बचे हुए समय का अच्छा सा उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेशनल चार्ट, है ना, माइक्रो मोशन चार्ट पढ़ा था, क्रोमोसाइक्लिक ग्राफ पढ़ा था हम लोगों ने, पाथवे चार्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, पाथवे चार्ट पढ़ा था, मेमो मोशन पढ़ा था। ठीक है, मेमो मोशन चार्ट पढ़ा था। लेकिन हम लोगों को निश्चित गति अध्ययन चार्ट नहीं पढ़ाया जाता है, या ऐसी कोई भी टेक्निक वर्क सिंप्लीफिकेशन के थ्रू इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो पूछा क्या गया है कि कार्य सुधार अध्ययन के लिए किस जो पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता, तो निश्चित गति अध्ययन का उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा नहीं होता है कि हम बस फिक्स मूवमेंट करेंगे अपने किचन में, अपने घर के अंदर, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, हमारे द्वारा जितनी भी गतिविधियां की जाएंगी, जितना भी मूवमेंट किया जाएगा, जितनी भी हम कदमों से चहलकदमी करेंगे, उनको क्या किया जाता है, उनको डिनोट किया जाता है, या उनका कह सकते हैं उनका रिकॉर्ड रख करके हम कार्य सरलीकरण में जो है अपने गतियों में सुधार और अपने समय और ऊर्जा की बचत को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अंडे की ग्रेडिंग का सबसे आम तरीका है। ग्रेडिंग क्या होती है, तो सबसे पहले बता दें ग्रेडिंग का अभिप्राय जो होता है बेटा, ग्रेडिंग क्या है, तो ग्रेडिंग जो होती है किसी भी खाद्य पदार्थ का, ठीक है, किसी भी खाद्य पदार्थ का, या कह सकते हैं किसी भी पदार्थों की जो है गुणवत्ता के आधार पर श्रेणी के रूप में रखने की प्रक्रिया या विधि। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अंडे की ग्रेडिंग का सबसे आम तरीका कौन सा होता है। पहला है तौलना, यानी उसका वजन कर लें, दूसरा है कैंडलिंग, तीसरा है कर्डलिंग, चौथा है रंगीन डिश का उपयोग करके। ठीक है, तो जो अंडे की ग्रेडिंग होती है वो किस विधि के द्वारा, कैंडलिंग मेथड के द्वारा। आपने इस मेथड को पढ़ा भी होगा, तो आप जानते हैं कि जो कैंडलिंग मेथड होता है उसमें हम क्या करते हैं, कैंडलिंग मेथड में हम एक दीप्तिमान, चाहे वो बल्ब हो सकता है, कैंडल्स हो सकती है, दीपक हो सकता है, उसके उजाले में हम अंडे को रखते हैं। अंडे को रखने के बाद उसके जर्दी का अवलोकन करते हैं। ठीक है, सॉरी, उसके ऊपर जो सेल लगी होती है, जो उसके अंदर ऊपर मोटी हार्ड लेयर होती है, उसका अध्ययन करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो कहीं से ब्रेक है, उसमें कहीं पर हेयर क्रैक है। ठीक है बेटा, तो उस विधि से क्या हम जान जाते हैं कि जो हमारा अंडा है उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की है। ठीक, तो अंडे की ग्रेडिंग करने का जो सबसे आम तरीका होता है उसे कैंडलिंग कहा जाता है। ठीक,
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसको उच्च ताप पर गर्म करने से एक्रोलीन बनता है। ठीक है, एक्रोलीन क्या है? तो जहां आप जानते हो, हमने फैट में आपको पढ़ाया था कि जब वसा को, किसको, जब वसा को बार बार गर्म किया जाता है, ठीक है, जब वसा को बार बार उच्च ताप पर या कह सकते हो स्मोकिंग पॉइंट पर, स्मोकिंग पॉइंट क्या है? तो कहेंगे मैम वसा का वह बिंदु जहां पर वसा गर्म होकर के धुआं निकालना प्रारंभ कर दे। ठीक है, तो वसा को जब बार बार गर्म किया जाता है तो उस वसा में एक्रोलीन नामक एक विषाक्त पदार्थ बनना प्रारंभ हो जाता है, जो मोस्टली हमारे हृदय के लिए और हमारे आंतों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? वसा। वसा को उच्च तापक्रम पर गर्म करने से एक्रोलीन बनता है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है। पहला हमारे पास ऑप्शन है एंटी कैकिंग के रूप में, अगला है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, अगला ऑप्शन है एंटी क्यूरिंग एजेंट के रूप में, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि सोडियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ करते हैं। आज हम फिर बता रहे हैं, जो सोडियम नाइट्रेट होता है बेटा वो क्या है? प्रिजर्वेटिव्स है। ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स है, यानी कि खाद्य संरक्षक के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। किसके लिए? तो कहेंगे मांस के प्रिजर्वेशन के लिए। किसके लिए? कहेंगे मैम मांस के प्रिजर्वेशन के लिए सोडियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? एज ए क्यूरिंग एजेंट के रूप में। ठीक है बेटा, इसलिए एक क्यूरिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं, ना तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में करते हैं और ना ही एंटी केकिंग एजेंट के रूप में करते हैं। ठीक है, एंटी केकिंग एजेंट क्या होता है? ठीक, तो हम जानते हैं कि जो एंटी कैकिंग एजेंट होता है बेटा वो क्या होता है? जो खाद्य पदार्थ है हमारे जो है वाष्प है ना, वाष्प या नमी से क्या हो जाते हैं? वाष्प या नमी से जम जाते हैं। उनके वाष्प या नमी से जमने के गुण को रोकने के लिए एंटी केकिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण होता है बेटा कैल्शियम सिलिकेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम सिलिकेट का उपयोग, कैल्शियम सिलिकेट का उपयोग क्या करते हैं बेटा? एंटी केकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्ता गोभी में तीखी गंध के लिए कौन उत्तरदायी होता है। पहला ऑप्शन है टार्पिन्स, दूसरा ऑप्शन है सल्फर, तीसरा ऑप्शन है लिमोनिन, चौथा ऑप्शन है आवश्यक फैट। ठीक है, पत्ता गोभी में जो ओडर आती है, यानी कि जो उबालते समय पत्ता गोभी को महक होती है, ठीक है, जो महक आती है उसको, वो जो महक उठ रही है उसके लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? कौन सा ऐसा जो है पदार्थ है पत्ता गोभी के अंदर जो क्या करता है? तीखी गंध के लिए जाना जाता है। पहला है टॉर्पिन्स, बिल्कुल भी नहीं, आपको पता है टॉर्पिन्स गंध के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। सल्फर यौगिक, हाँ भाई सल्फर यौगिक, क्यों? क्योंकि आपको पता है जो गोभी होती है ना, चाहे वो पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो या फिर ब्रोकली हो, ठीक है, जो हरे रंग की होती है, पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, या हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी क्रूसीफेरस ग्रुप की, ठीक है, क्रूसीफेरस समूह की सब्जियां होती हैं, ठीक, उन सभी सब्जियों में ग्लूकोसाइनोलेट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लूकोसाइनोलेट्स, ठीक है, ग्लूकोसाइनोलेट्स की उपस्थिति होती है जो सल्फर के रसायन को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ग्लूकोसाइनोलेट्स होता है जो क्या करते हैं? सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं, सल्फर के यौगिक को उत्पन्न करते हैं, जिस कारण हमारे क्रूसीफेरस ग्रुप की जितनी भी सब्जियां हैं, चाहे पत्ता गोभी हो, प्याज हो, फूल गोभी हो, उसमें क्या होता है? उसमें तीखी गंध पाई जाती है। ठीक बेटा, तो तीखी गंध पत्ता गोभी में
कह सकते हैं कि सल्फर यौगिक के कारण होती है, या अगर सल्फर यौगिक या सल्फर कंपाउंड आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप कह सकते हो कि मैम ग्लूकोसाइनोलेट्स की उपस्थिति के कारण जो पत्ता गोभी होती है उसमें तीखी गंध पाई जाती है। टॉर्पिन्स क्या होते हैं? तो कहेंगे मैम जो टॉर्पिन्स होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जो मुख्य रूप से फलों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मुख्य रूप से फलों में पाए जाते हैं, जैसे आम है ना, सेब, ये कहीं पर भी होता है। इसकी महक से हम जान जाते हैं कि फ्रूट्स रखा गया है, और उस फ्रूट्स की जो महक उठती है बेटा वो स्पेसिफिक होती है, हम जान जाते हैं ये सेब की महक है या ये आम की महक है। ठीक है, तो फिर टॉर्पिन्स क्या है? ये फलों में पाए जाते हैं, सब्जियों में नहीं होते हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के रूप में होते हैं, तीखी गंध के रूप में नहीं होते हैं। अगला क्या है? अगला है लिमोनिन। लिमोनिन क्या होता है? लिमोनिन ऐसा कंपाउंड होता है या ऐसा रासायनिक कंपाउंड होता है जो केवल खट्टे पदार्थों में, कहां पर? केवल खट्टे पदार्थों में या खट्टे फलों में पाया जाता है, चाहे वो नींबू हो अथवा संतरा, जिसके महक से ही हम जान जाते हैं कि जो ये पदार्थ है वो कैसा है, वो खट्टा होगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से पत्ता गोभी में तीखी गंध के लिए सल्फर यौगिक टॉर्पिन्स जो होंगे वो फलों में, आम और सेब में पाए जाते हैं। ये एक प्रकार के एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, महक के लिए उत्तरदायी होते हैं। और लिमोनिन जो होता है वो रासायनिक पदार्थ होता है जो केवल खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा लेवलिंग एजेंट है। ठीक है, लेवलिंग एजेंट कौन सा है? पहला है नमक, दूसरा है चीनी, तीसरा है सोडियम बेंजोएट और चौथा क्या है हमारे पास? जो है बेकिंग सोडा। तो लेवलिंग एजेंट कौन सा है बेटा? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा ये जो लेवलिंग एजेंट होते हैं ये खाद्य पदार्थों को फुलाने का काम करते हैं। तो आपने देखा होगा जितने भी हमारे जैसे केक हो गया है ना, पेस्ट्री हो गई या आपकी डबल रोटी हो गई, उसको फुलाने का काम कौन करता है? बेकिंग सोडा करता है। ठीक है, तो लेवलिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो खाद्य पदार्थों में जो है खाद्य पदार्थों को फुलाने का या कह सकते हैं फर्मेंटेशन की क्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं। सोडियम बेंजोएट क्या है? तो कहते हैं, जानते हो आप लोग कि जो सोडियम बेंजोएट होता है वो प्रिजर्वेटिव से होता है। क्या होता है? प्रिजर्वेटिव से होता है। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्रिजर्वेटिव में आपका चीनी भी आ जाएगा, नमक भी आ जाएगा, ये तीनों क्या है? जो है प्रिजर्वेटिव्स हैं, जबकि बेकिंग सोडा क्या है? आपका लेवलिंग एजेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मार्गदर्शन एक सतत प्रक्रिया है जो बचपन से शुरू होकर के चलती है। ठीक है, यानी कि जो गाइडेंस है वो कैसी प्रक्रिया है? गाइडेंस एक प्रकार की कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चाइल्डहुड से शुरू होकर के कब तक चलती है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो आप सब जानते हो कि जो गाइडेंस होती है या जो हमारा मार्गदर्शन होता है वह जन्म से शुरू होकर बचपन से शुरू होकर के जीवन पर्यंत चलता है। जब तक हम जीते हैं तब तक किसी ना किसी मोड़ पर किसी ना किसी जो है निर्णय के लिए हमें कभी कभी जो है किसी ना किसी के निर्देशन की या जो है मार्गदर्शन की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी डैश डैश के द्वारा शुरू की गई, यानी कि जो आंगनवाड़ी भारत में संचालित की जा रही है आईसीडीएस के थ्रू, ठीक, वो किसके द्वारा पहली बार भारत में शुरू की गई? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा आपके सामने है अरविंदो घोष, तीसरा है ताराबाई मोदक और चौथा है गिजू भाई। ठीक है बेटा, तो आप सब जानते हो, ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है कि जो आंगनवाड़ी होती है, ठीक है, आंगनवाड़ी को पहले ताराबाई मोदक ने, ठीक है, ताराबाई मोदक ने बालवाड़ी, ठीक, बालवाड़ी के नाम से भारत में शुरू किया था। ठीक है, ताराबाई मोदक ने बालवाड़ी के नाम से आंगनवाड़ी को शुरू किया था। ठीक, और आंगनवाड़ी को दो भागों में डिवाइड किया उन्होंने। एक आंगनवाड़ी का जो पहला स्वरूप था उसे केंद्रीय आंगनवाड़ी कहा, केंद्रीय बालवाड़ी कहा, केंद्रीय बालवाड़ी संज्ञा दी, दूसरे को आंगनवाड़ी संज्ञा दी। ठीक है,
दूसरे को क्या तो कहेंगे आंगनवाड़ी संज्ञा दी। तो आंगनवाड़ी जो है वो ताराबाई मोदक के द्वारा कहां पर तो कहेंगे महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में, ठीक, वो महाराष्ट्र के बोर्दी जिले में, महाराष्ट्र के बोर्दी जिले में सबसे पहली बार ताराबाई मोदक के द्वारा आंगनवाड़ी का स्वरूप बालवाड़ी प्रारंभ किया गया। ठीक है, वैसे तो अगर ये ऑप्शन ना रहे तो और आंगनवाड़ी के बारे में पूछा जाए तो आंगनवाड़ी आईसीडीएस के थ्रू संचालित की जाती है। ठीक है बेटा, किसके थ्रू? आंगनवाड़ी जो होगी वो आईसीडीएस के थ्रू संचालित की जाती है। ठीक, तो अभी तो वहां पर ऐसे ऑप्शंस नहीं है, ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है सैंडविच जनरेशन शब्द का उपयोग किस चरण के लिए किया जाता है? ठीक है, सैंडविच जनरेशन हमारे और आपके और सभी के लाइफ में, जितने भी लोग हैं सबके लाइफ में एक ऐसी जनरेशन आती है, एक ऐसी पीढ़ी आती है जिसे क्या कहा जाता है? सैंडविच जनरेशन कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा समाज का कैसा कौन सा वर्ग होता है जिसके लिए सैंडविच जनरेशन शब्द का उपयोग किया जा रहा है? पहला क्या है? पहला है मध्य आयु वर्ग, दूसरा है बूढ़े वयस्क, तीसरा है किशोरावस्था में लेट बचपन, चौथा है जो है कामकाजी महिलाएं। ठीक है, कामकाजी महिलाएं। तो जो सैंडविच जनरेशन होती है बेटा, सैंडविच जनरेशन जो होती है वो मध्य आयु वर्ग के युवा वर्ग के लिए कही जाती है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो मध्य आयु वर्ग के युवा वर्ग होते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द होता है। उसमें क्या होता है? उसमें जो हमारा युवा होता है बेटा, ठीक, जो युवा होता है वह अपने माता पिता, किसके बीच कहेंगे? युवा जो होगा वह अपने माता पिता, ठीक है, अपने माता पिता तथा अपने बच्चों के बीच में, ठीक है, माता पिता और अपने बच्चों के बीच में फंस करके दोनों की बातों को मानने के लिए जो है अपने आप को सामंजस्य स्थापित करने के लिए, दोनों की बातों को मानने के लिए अपने आप को बैलेंस करके चलता है। इसीलिए इस प्रकार के युवा को जो दोनों की बातें मान के चले और मध्य आयु वर्ग का हो, मध्य मिडिल एज का हो, मिडिल एडल्ट एज का हो, उसे क्या कहा जाता है? सैंडविच जनरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे सैंडविच जनरेशन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पालने से कब्र तक या क्रैंडल टू ग्रेव तक जीवन की सब अवस्थाओं की शिक्षा शामिल है। ठीक, यह एक कंसेप्ट है, क्रैंडल टू ग्रेव या पालने से कब्र तक। पालने से कब्र तक का अभिप्राय क्या? यानी जो बालक पैदा होता है तब से लेकर के जब मनुष्य की मृत्यु होती है और कब्र में पहुंचता है तब तक की जो शिक्षा होती है उन सभी अवस्थाओं को एक साथ समेट करके जो जिस शिक्षा की बात हो रही है, जिस अवस्था की शिक्षा की बात हो रही है वो कौन सी है? पहला है आंगनवाड़ी, दूसरा है नई तालीम, तीसरा है क्रेच और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो नई तालीम है, ठीक है बेटा, कौन सी शिक्षा? जो नई तालीम शिक्षा है उसे पालने से कब्र तक की शिक्षा, ठीक है, नई तालीम शिक्षा को पालने से कब्र तक की शिक्षा कहा जाता है। ठीक, जिसे कहा जाता है नई तालीम को पालने से कब्र तक की शिक्षा कहा जाता है। ठीक, और ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये जो कंसेप्ट दिया गया था ये 1937 में महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया कि जो शिक्षा है या जो शिक्षा होती है वो पालने से लेकर के कब्र तक की पूरी शिक्षाएं हमारे नई तालीम में जो है समाहित है। ठीक, यानी कि सभी अवस्थाओं की शिक्षा नई तालीम के अंतर्गत दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले नर्सरी स्कूल की स्थापना की गई। पहला ऑप्शन आपके सामने है 1937 वर्धा में, दूसरा है 1950 मुंबई में, तीसरा है 1942 हैदराबाद में और चौथा ऑप्शन जो आपके सामने है बेटा वो क्या है? 1948 पौंडीचेरी में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1948
कहाँ पर? पौंडीचेरी में सबसे पहली बार नर्सरी स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, भारत में प्रथम नर्सरी स्कूल जो कंटिन्यूअस संचालित किया गया था, तो उसको ब्रेक डाउन नहीं किया गया, उसको बीच बीच में रोका नहीं गया, उसकी स्थापना 1948 में पौंडीचेरी में की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस आयु वर्ग की लड़कियां लड़कों की अपेक्षा लंबी एवं भारी होती हैं? ठीक है, ये किशोरावस्था से लिया गया क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा जो है, कौन सी ऐसी एज आती है जिसमें लड़कियां लड़कों की अपेक्षा लंबी हो जाती हैं और उनका बॉडी वेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। पहला है 6 से 9 साल में, दूसरा है 14 से 18 वर्षों में, तीसरा है 9 से 14 वर्षों में और चौथा ऑप्शन है 18 वर्ष के बाद। ठीक बेटा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 9 से 14 वर्ष में जो लड़कियां होती हैं, यानी कि वयस्क संधि की जो बच्चियां होती हैं, उनका बॉडी वेट और उनकी जो ग्रोथ होती है, यानी कि उनकी लंबाई और उनका शारीरिक वजन जो होता है बेटा, वो क्या हो जाता है? लड़कों की अपेक्षा अधिक हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वयस्क संधि के बाद कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है जो क्या हो जाती है? जो विलुप्त हो जाती है। पहला है अग्नाशयिक ग्रंथि, दूसरा है एंडोक्राइन ग्रंथि, तीसरा है थाइमस ग्रंथि और चौथा है एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, तो वयस्क संधि के बाद जो हमारी थाइमस ग्लैंड होती है, कौन सी कहेंगे? जो थाइमस ग्रंथि होती है वो धीरे धीरे सिकुड़ना प्रारंभ हो जाती है। क्या हो जाता है? धीरे धीरे सिकुड़ना प्रारंभ हो जाती है। और जब हम एडल्ट एज में पहुंचते हैं, ठीक है, जब हम वयस्क अवस्था तक पहुंचते हैं तो लगता है सिकुड़ करके, जैसे दिखती है सिकुड़ करके वो डिसअपियर हो गई है, या कह सकते हैं कि अनविजिबल हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगी? थाइमस ग्रंथि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन कह रहा है कि अभिप्रेरणा का व्यवहारात्मक विचारधारा का सिद्धांत। ठीक, अभिप्रेरणा का व्यवहारात्मक विचारधारा का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, पहला है वाटसन, दूसरा है स्किनर, तीसरा है मास्लो, चौथा क्या है? ऑलॉव। ठीक है बेटा, तो अभिप्रेरणा का व्यवहारात्मक विचारधारा का जो सिद्धांत है, जिसको हम क्या कहते हैं? हायरार्की ऑफ नीड कहते हैं, वह अब्राहम मास्लो के द्वारा दी गई। ठीक है, अब्राहम मास्लो का हायरार्की ऑफ नीड, आवश्यकता का अनुक्रम या कह सकते हो आवश्यकता का पदानुक्रम, जिसे हम अभिप्रेरणा का व्यवहारात्मक विचारधारा का सिद्धांत कहते हैं, वो किसके द्वारा? अब्राहम मास्लो के द्वारा 1962 में दिया गया। ठीक बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो टेक्सटाइल से लिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि एमाइलेज एंजाइम टेक्सटाइल प्रोसेसिंग की कौन सी अवस्था में उपयोग में लाया जाता है? ठीक है, अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो एमाइलेज एंजाइम होता है बेटा, वो उसका उपयोग सलाइवरी एमाइलेज का उपयोग जो है हम न्यूट्रिशन में करते हैं, डाइजेशन सिस्टम में हमारा होता है, जब स्टार्च का पाचन होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो एमाइलेज एंजाइम होता है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में कौन सी ऐसी अवस्था होती है या कौन सी ऐसी फिनिशिंग होती है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है? पहला है डिसाइजिंग, दूसरा है स्काउरिंग, तीसरा है ड्राइंग, चौथा है ब्लीचिंग। ठीक है बेटा, तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि डिसाइजिंग क्या है? एक प्रकार की परिसज्जा होती है और इस डिसाइजिंग में एमाइलेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डिसाइजिंग में एमाइलेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, तो एक प्रकार की परिसज्जा होती है। अगला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है वो क्या है? क्वेश्चन कह रहा है ब्लू वूल स्केल पर प्रकाश के पक्केपन की जो जांच होती है वो किस रेशियो के बीच मापा जाता है? तो ब्लू वूल स्केल क्या है? तो कहेंगे ऊन के रेशो पर। ठीक है, ऊन के रेशो पर जो डाई चढ़ती है उसके पक्केपन की जांच के लिए ब्लू वूल स्केल का उपयोग किया जाता है और इसका जो
पक्केपन की जो रेंज होती है वो 1 से 6 के बीच मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जेट रंगाई मशीन किस सिद्धांत पर, ठीक है, जेट रंगाई मशीन किस सिद्धांत पर, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला है उच्च ताप पर, दूसरा है निम्न ताप पर, ठीक है, उच्च ताप पर, निम्न ताप पर, सॉरी उच्च ताप पर, निम्न दाब पर, दूसरा है दोनों, और अंतिम ऑप्शन हमारे पास है उबलने के ताप तथा वातावरणीय दाब पर। ठीक है, उबलने के यानी बॉइलिंग पॉइंट पर, और जो हमारा वातावरणीय दाब होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो जेट रंगाई मशीन जो होती है, जेट रंगाई जो होती है बेटा, वह हमारे उबलने के तापक्रम पर, और जो प्रेशर होता है वो वातावरणीय दाब के ऊपर आधारित होता है। यही सिद्धांत होता है किसका, जेट रंगाई मशीन का। ठीक बेटा, आए समझ में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है अतुल्यकालिक, ठीक है, अतुल्यकालिक विकास से आप क्या समझते हैं, अर्थात ऐसा कौन सा विकास है जो अतुल्यकालिक विकास को प्रदर्शित कर रहा है। पहला है शरीर की विकृति वृद्धि, यानी कि जो शरीर की ग्रोथ हो रही हो, विकृति हो, उसकी ग्रोथ सही से ना हो पा रही हो। अगला विभक्त वृद्धि, तीसरा है मंद बुद्धि, और मंद वृद्धि, और जो चौथा इनमें से सभी। ठीक है, तो अतुल्यकालिक जो होता है, अतुल्यकालिक विकास सभी अंगों की, ठीक है, सभी अंगों की जो अलग अलग ग्रोथ होती है, जिसे हम कह सकते हैं विभक्त वृद्धि। ठीक बेटा, क्या तो कहेंगे मैम, जो अतुल्यकालिक विकास होता है वो सभी अंगों की विभक्त वृद्धि, सभी अंगों की विभक्त वृद्धि को संदर्भित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विभक्त वृद्धि हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, हम ट्राई करेंगे कि इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए। अभी कुछ हेल्थ इशू था और फैमिली प्रॉब्लम थी, जिस कारण क्लासेस रन अप नहीं हो पाई। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हो तो प्लीज क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ जो भी बच्चा स्टूडेंट है ना, होम साइंस की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, एलटी का हो या नेट का हो, वो हमसे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।